and an infertility specialist. You can connect with me on Instagram, on my Instagram account, which is at Dr Mallika Solanki. And you can also download the Baby Chakra app and use my referral code, which is Mallika, double L. And today I'm here to talk about a topic which is very important in obstetrics, which is high-risk pregnancies, and how we can prevent premature deliveries because of high-risk pregnancies. So, starting with what are high-risk pregnancies and when are you under the category of high-risk pregnancy? So, there are pregnancies in which there are people who are diagnosed that they are going to have a high-risk pregnancy before they conceive. And on the other hand, there are patients who conceive and then during the pregnancy, they are put into the high-risk category. So the known causes of high-risk pregnancies are like, say, if the patient has thyroid or diabetes, type 1, type 2, or if it is an IVF pregnancy. Or so these patients, they already know, and their doctor has already spoken to them that your pregnancy is going to be high risk. So some measures can be taken to prevent complications because of these underlying medical disorders. तो ये बात हुई कि प्रेगनेंसी के पहले की हाउ दे बिकम हाई रिस्क. बट एक बार वंस द पेशेंट इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो उनको मिड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, लाइक दे माइट गेट डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, विच इज डायबिटीज इन प्रेगनेंसी. पर पहले उनको डायबिटीज नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी में आई. देन मे बी हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच कैन लीड टू बहुत टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीटर्म लेबर. एंड देन कमिंग टू देयर आर थायराइड इश्यूज. सो अगर वो नहीं ट्रीट किए तो अगर पेशेंट ओबीज है, बहुत ज़्यादा वेट है उनका, तो भी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं. फिर अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, मतलब ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो, तो अगेन उस प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डाल देते हैं. एंड देन और चीज़ें हैं जैसे कि सर्विक्स, जो यूट्रस, जो गर्भाशय होता है, उसका जो मुंह होता है, विच इज कॉल्ड द सर्विक्स, अगर वो इनसफिशिएंट हो, मतलब शॉर्ट हो, और तो तो उसमें चांसेस होता है कि पेशेंट का सर्विक्स जो है, जो वो जल्दी डायलेट होगा और प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है. सो मेजर्स लिए जा सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए. So then looking at all these, your doctor will decide कि आपको कौन से, आपके लिए कैसे कस्टमाइज किया जाए ट्रीटमेंट. सो द बेस्ट थिंग इज कि आप कोई भी पेशेंट को कंसीव करने के पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करके एक चीज होती है जिसमें आप डॉक्टर को मिलते हो प्रेग्नेंट होने के पहले, आप और आपके हस्बैंड, ताकि आपके सब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो सके, पता लग सके कि इफ सब कुछ ठीक है तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड आपके डॉक्टर कुछ प्रीनेटल्स चालू कर सकते हैं, लाइक फॉलिक एसिड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए, बिकॉज अगर डेफिशिएंसीज कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइन डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड लेना इज इम्पॉर्टेंट. तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आप अगर जाते हो तो ये सब बेनिफिट्स रहते हैं. वेयर अगर आपको कुछ पता ही नहीं हो कि आपके, इफ यू आर डायबिटिक, इफ यू थायराइड इशू से, और कोई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंड बट यू मैनेज टू कंसीव, लेकिन फिर आगे प्रेगनेंसी में जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्योंकि आपने पहले उसके लिए कोई दवाई दी नहीं होती है. सो कमिंग टू लाइक टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, जब पेशेंट को डायबिटीज होता है तो वैसे ही प्रेगनेंसी एक इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट है, तो उसमें डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्लस अगर आप साथ में आपका वेट बहुत ज़्यादा हो, कोई जेनेटिक फैक्टर हो, तो पॉसिबल है. तो डायबिटीज में ऊपर से जो प्रेगनेंसी में जो बेबी होता है उसका भी वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा चांसेस होती है कि सिजेरियन सेक्शन हो बेबी के. मैक्रोजोम में जैसे हम कहते हैं बेबी का वेट बहुत है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में मुश्किल होती है. तो उसके लिए पहले से ही मेडिकेशन स्टार्ट करना और डायबिटीज को कंट्रोल में लाना इम्पोर्टेंट है. और बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती है जो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते और प्रेगनेंसी में चेंज करनी पड़ती है दवाइयाँ.
देन ब्लड प्रेशर। सो जब बीपी अगर आप पहले से ही नोन केस हो हाइपरटेंशन के, तो आपकी जो दवाई आप पहले चल रही है वो भी चेंज हो जाएगी प्रेगनेंसी में। बट अगर आप आपको पता नहीं क्या हाइपरटेंसिव हो, आप डेवलप करते हो बीपी, हाई बीपी इन प्रेगनेंसी, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे प्रीटर्म डिलीवरी, प्रीटर्म जो प्लेजेंटा होता है जिसे हम मैनी बोलते हैं, जो कनेक्शन होता है बिटवीन द मदर एंड द बेबी, वो एब्रप्ट हो सकता है, एब्रप्शन जिसे हम कहते हैं, वो डिटैच हो सकता है प्री मेच्योरली, विच इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्टेट्रिक्स में। तो उसकी वजह से प्री टर्म सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, या फिर जो भी विच इज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसके लिए। सो इसलिए बीपी कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूजीआर होता है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है बच्चे का, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है इसकी वजह से, उसकी वजह से भी प्रीटर्म बच्चा होता है। सो दैट इज वन थिंग। देन अदर थिंग इज एज। अब अगर एज बहुत कम हो, से इफ द फीमेल इज बिलो 19, तो वो इमोशनली एंड फिजिकली हार्मोनली इतनी मेच्योर नहीं होती है दैट शी कैन कैरी अ प्रेगनेंसी, तो उसे वो अगेन एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर द फीमेल इज अबव 35, तो वो एल्डरली प्रेगनेंसी आ जाती है, तो जिसमें और डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अगेन वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है। देन टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शंस। अब कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी में लग जाते हैं या आपको पहले से है, तो वो प्री मेच्योर लेबर कर सकते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है पहले से। इसलिए आपके डॉक्टर के पास आपको अगर पहले से आप गए हो, तो ये सब का ट्रीटमेंट होके आप कंसीव कर सकते हो अगर पहले पता हो। और अगर नहीं हो तो उस समय भी प्रेगनेंसी में भी ट्रीटमेंट्स होते हैं विच आर पॉसिबल। बाकी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है उसमें एक आता है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी, जो मैं बोल रही थी सर्विक्स के बारे में, जो गर्भाशय का मुंह होता है, अगर वो छोटा हो, इफ इट इज शॉर्ट, देन देर आर ऑप्शंस कि हम सर्वाइकल सर्कल आज के ले जाए। उसका मतलब एक स्टिच ले लेते हैं बिटवीन से 12 to 24 वीक्स के बीच में, 12 से 24 वीक के बीच में हम एक स्टिच ले लेते हैं उस पे, सर्विक्स पे, जिसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी प्रिवेंट हो सकती है। देन टॉकिंग अबाउट, ये हो गए हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। ट्विन प्रेगनेंसीज की बात करेंगे, तो उसमें इट विल डिपेंड ऑन द प्लेजेंटेशन, कितने प्लेजेंटाज है। अभी अब जब जुड़वा बच्चे होते हैं, तो इफ दे हैव टू प्लेजेंटाज देन इट इज फाइन, बट अगर दोनों एक ही प्लेजेंटा जो मैली होती है वो शेयर कर रहे हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन जो सबसे ज्यादा हो सकता है, इट इज ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जिसमें एक बच्चे का खून दूसरे बच्चे को ज्यादा जा रहा है और दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा रिसीव कर रहा है और दूसरे वाले को मिल ही नहीं रहा है, तो वो दोनों को डेंजर होता है। इसके कुछ लेजर ट्रीटमेंट तो वो भी होते हैं, बट ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करवाओ, जैसे कि हाई बीपी हो, डायबिटीज हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, सर्विक्स का प्रॉब्लम हो, ये सब सोनोग्राफी में डायग्नोस हो सकता है। तो टाइम टू टाइम सोनोग्राफी, अनोमली स्कैन, एनटी स्कैन जो होते हैं, जिसे हम अर्ली डायग्नोसिस होता है डाउन सिंड्रोम और काफ़ी बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स का। तो ये अगर आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के पास जाके करवाओ, देन बहुत सारी चीज़ें जल्दी कैच हो सकती है और उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट कि किस तरीके से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को हम कंट्रोल में मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं कि प्री मेच्योर डिलीवरी ना हो। अब नाउ द अदर फैक्टर्स, लाइक इफ द फीमेल, अगर जो मदर है वो एक क्रॉनिक स्मोकर है, अंडर वेट है, उनको खून की डेफिशिएंसी या अनीमिया है, और तो या फिर ओवर वेट है, तो ये सब भी रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी में पेशेंट आ जाता है। तो अगर वो अगर मदर स्मोक कर रही है, तो बहुत चांसेस होती है कि हाइपरटेंशन हो, बच्चे को ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो और प्रीटर्म डिलीवरी हो जाए, और इसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस भी होते हैं। देन इफ इट इज एन आईवीएफ प्रेगनेंसी, तो वो ऑलरेडी डॉक्टर ने बात किया होता है कि आपके आईवीएफ प्रेगनेंसी है, सो इट विल बी कंसिडर्ड इन अ हाई रिस्क कैटेगरी। नाउ इफ द फीमेल इज वेरी इज अंडरवेट, उनका बीएमआई बहुत ही कम है, तो देन अगेन उनको प्रॉब्लम्स आएंगे व्हेन शी कंसीव्स, एंड दैट विल लीड टू maybe preterm deliveries or other complications. And if she is overweight, again diabetes और बहुत सारे दूसरे issues आते हैं, diabetes, BP, which can again lead to preterm delivery.
अब जो ये प्री मेच्योर डिलीवर्ड बच्चे होते हैं, इट इज वी ऑलवेज प्रेफर कि बच्चा 39 वीक्स इज द परफेक्ट टाइम बच्चे को अगर डिलीवरी हो तो। बट जैसे अर्ली टर्म और होता है बच्चा, देन उनको बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लंग्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। सो दीज टिल 5 years ऑफ एज इन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दैट इज वाई इट्स ऑलवेज बेटर कि एक प्री मेच्योर डिलीवरी जो होती है उसे हम प्रिवेंट कर सके, ताकि उस बच्चे को ग्रो होने का पूरा चांस मिले। सो ये जो बिकॉज एनी हाउ जो बच्चा होता है, इट इज नॉट ओनली जस्ट से लाइक द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, इवन आगे जाके भी दे हैव मेजर इश्यूज लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स, other growth issues, infections. So it's always better कि you go for a preconception counseling and try as much as possible कि ये problem ना हो preterm delivery की. So if the whenever you're going to your doctor, आप प्रेग्नेंट होते हो उसके बाद, तो आपके जैसे सोनोग्राफी होते हैं, सोनोग्राफी आर द मेन टूल जिससे हमें पता लग सकता है दैट व्हाट इज गोइंग ऑन प्रेगनेंसी में। तो जब आप पहली बार कंसीव करते हो तो आपका एक डेटिंग स्कैन होता है, जिसपे आप कंफर्म होता है आपके प्रेगनेंसी कब आपकी ड्यू डेट आएगी। बट उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है वो दैट इज बिटवीन 11 to 13 वीक्स, जिसे हम एन टी स्कैन कहते हैं। उसमें वो लोग जो मेजर करते हैं, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है पीछे, न्यूकल स्पेस जो हम न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी वो हम चेक करते हैं। इफ दैट इज इन द नॉर्मल रेंज तो चांसेस कम है कि आपके बच्चे को कोई यू नो डिसऑर्डर होगा, कोई एनॉमली होगी जैसे डाउन सिंड्रोम होता है। तो बट ये जो सब टेस्ट होते हैं वो सब स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते हैं। ये आपको एक रिस्क बताते हैं कि आपके बच्चे का शायद ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए और मेजर्स है, लाइक एमनियोसेंटेसिस होता है विच कैन बी डन कंफर्म करने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स है या नहीं। फिर उसके बाद जो आता है, जैसे आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हो तो कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, कुछ मार्कर टेस्ट होते हैं, और आपकी जो 22 वीक्स होता है उस पे बिटवीन 18 to 20 वीक्स हम एक एनॉमली स्कैन करते हैं। एनॉमली स्कैन में पूरा हेड टू टू पूरे बच्चे का सोनोग्राफी होता है, जिसमें पता चलता है बच्चे का ग्रोथ कैसा है, वो प्रॉपरली एज के अकॉर्डिंग सॉरी टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है कि नहीं बच्चा, या फिर उसके आजू बाजू जो पानी है, जो एमनियोटिक फ्लूइड हम कहते हैं, वो ठीक है कि नहीं, बच्चे के जो क्या कोई कार्डियक डिफेक्ट है कि नहीं। अगर कोई हिस्ट्री है, कोई और नोन फैक्टर्स है, तो फिर हम ये बच्चे का हम इको भी कर सकते हैं एट 22 वीक्स टू नो क्लियरली के और कोई डिफेक्ट तो नहीं है, एंड इफ एवरी बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें चेक होती है। अब इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वी नो दैट कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ गई और इसे कैसे आगे ट्रीट करना है। तो उसके लिए भी बहुत अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं विच कैन बी डन प्रिवेंट करने के लिए। मेडिसिन दिए जा सकते हैं, और जैसे कि अगर सपोज कि पेशेंट को कोई ऐसे पास्ट हिस्ट्री हो, द मेन रिस्क फैक्टर जो होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का इज व्हेन प्रीवियस जो डिलीवरी हुई हो आपकी वो भी प्री मेच्योर बर्थ हो, ठीक है, और ये डिलीवरी चांसेस होता है कि फिर से प्री मेच्योर डिलीवरी हो, तो ऐसे केसेस को ऑलरेडी पहले से हाई रिस्क में डाल देते हैं। और बेस्ट थिंग इज कि उनका भी एक सर्वाइकल सर्कुलर जो हम कहते हैं सर्वाइकल स्टिच वो ले ले, एंड उनको कुछ और सपोर्ट पे डाले, मेडिसिन एंड सपोर्ट, प्रेगनेंसी सपोर्ट्स विच कैन बी डन। उसके बाद फिर भी अगर पेशेंट प्री टर्म लेबर में जाता है तो बच्चे के लंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग वैसे भी इंजेक्शन देते हैं, विटामिन देते हैं, एंड जितना प्रोलॉन्ग हो सके उतना प्रोलॉन्ग करते हैं प्रेगनेंसी को। सो दैट इज अबाउट प्री मेच्योर प्री टर्म डिलीवरी प्रीवियसली भी हुई हो तो। फिर अगर आपके कोई जेनेटिक फैक्टर्स है, लाइक कि अगर कोई कैरियर हो, आप आपके हस्बैंड या अकेले आप, तो अगर बच्चे को कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, तो भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है वो केस। फिर अगर जो मदर हो, इफ शी इज टेकिंग एनी साइकेट्रिक मेडिकेशन, अगर वो ले रही हो प्रेगनेंसी के पहले से ही,
तो वो जो मेडिकेशन होती है तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर को बताएं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दिए जा सकते हैं। सो ऐसे जो मेडिसिन होते हैं वो कंसल्टेशन आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जब जाते हो तो इधर आपको चेंज किए जाते हैं या स्टॉप किए जाते हैं। दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग, थायराइड मेडिकेशन, बीपी मेडिकेशन, डायबिटीज मेडिकेशन, एवरी मेडिकेशन, बिकॉज प्रेगनेंसी में सब कुछ कस्टमाइज होता है, सब कुछ अलग होता है। सो अगर कोई साइकियाट्रिक इश्यूज हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, डिप्रेशन से, तो वो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स प्रेगनेंसी, सो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है खास। सो दीज आर द फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रख के चलना होता है प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इट इज नॉट समथिंग के विच कैन बी, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो, विचार आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, देयर आर ट्रीटमेंट्स, डायग्नोस्टिक टूल्स इतने हैं कि ये सब चीजें बहुत जल्दी डायग्नोस हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ऑल थ्रू आउट अपने एंटीनेटल विजिट्स जो हम कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, उसके बाद एंटीनेटल प्रॉपर विजिट करें, और डिलीवरी होने के बाद भी विजिट करें अपने डॉक्टर को। सो दैट इज ऑल अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड प्री टर्म डिलीवरी। I think we can take the questions now. Okay. Will low-lying placenta go up after 30 weeks? Okay. सो लो लाइन प्लेजेंटा में अभी क्या होता है कि एक जो प्लेजेंटा होता है, जो सर्विक्स जो मैं कह रही थी, जो गर्भाशय का मुंह होता है, ओके, सो अब वो प्लेजेंटा उससे कितना पास है, ठीक है, उस हिसाब से हम कहते हैं कि लो लाइन प्लेजेंटा, या फिर कंप्लीटली जो प्लेजेंटा प्रेविया जैसे हम कहते हैं वो पूरा कवर कर रहा है उसके मुंह को। सो दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द सर्विक्स, ठीक है, दिस इज द सर्विक्स, यहाँ से बेबी डिलीवर होगा। तो अगर वो प्लेजेंटा यहाँ इसको कंप्लीटली कवर कर रहा है तो वो प्लेजेंटा प्रेविया आ जाता है। लो लाइन प्लेजेंटा विल बी समवेयर क्लोज टू इट, लेकिन उसको कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। सो यस, जो the chances कि placenta move हो as the pregnancy goes ahead, placenta move करता है, but it's not कि always move करे। How can you reduce the risk of premature birth? So that is what I said. The best thing to do is to go for a preconception counseling, और जिसमें आपके डॉक्टर जो होते हैं वो कुछ बेसिक आपके टेस्ट कर सके, आपको प्रीनेटल वाइटामिन पे स्टार्ट कर सके, ताकि कोई भी प्रीमेच्योर बर्थ आगे मतलब कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना हो जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। प्रीमेच्योर डिलीवरी विल हैपन जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो प्रेगनेंसी में, as I said, hypertension, diabetes, short cervix, जो भी हो. So that is the best way to prevent it. Can you be in labor without contractions of water? Yes, definitely, without contractions or water breaking. See, there are different एक Braxton Hicks करके contractions भी होते हैं, which are false pain जिसे हम कहते हैं. That is also there. But true pain जो होंगे, जो true labor pain होगा, that will accompany maybe say show, जिसको हम कहते हैं कि like maybe mucus और blood निकलेगा, और कॉन्ट्रैक्शन आपको शायद धीरे धीरे स्टार्ट हो, बट ट्रू लेबर जो होगा जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे विच विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन, बट ब्रैक्सन जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इट विल इवेंचुअली सबसाइड। सो दैट इज टू नो अगर आप रियल में लेबर में हो के नहीं। वाटर तो बाद में वैसे भी ब्रेक होगा एज द सर्विक्स डायलेट्स। What is the quickest way to go into labor? Okay, so what is the quickest way to go into labor? Again, it will depend on how many weeks you are. अब ऐसा नहीं करना है कि you want to early delivery करनी है या बहुत delay करनी है, that should also not happen. There is no way to go into labor. Like if you're going postpartum, there are some ways, like your doctor will tell you जो आप कर सकते हैं. There are different things like some laxatives, then squatting. There are different things which can be done, but that is if you're full term, more than 39 weeks.
अगर उसके पहले हो तो it is not advisable to uh, just do things to have early delivery. That won't be beneficial for you or your baby. What is the most common cause of premature birth? Most common cause of premature birth. See, there are any high complication is a reason for premature birth. Infections, very it can really cause like premature birth. Then cervical insufficiency, short cervix हो तो then preeclampsia मतलब बीपी ज्यादा बढ़ जाए और पेशेंट को अगर इज प्री हो मतलब उसको सीजर्स आने के चांस हो एब्रप्शन जो मैंने बोला वो हो सकता है सो ऑल डायबिटीज एवरीथिंग is like a reason anything can happen growth retardation ho you have to go for a premature C section अगर बेबी का ब्लड सप्लाई ही नहीं आ रहा है तो so yeah these are the factors. What can be done to prevent premature birth? I think I've already answered that. Do you want me to answer it again? Does being premature affect you in later in life? Yes, as I said, it does. Premature babies are उनको neurological, neuromuscular problems बहुत होते हैं and even growth issues भी होते हैं आगे at least till 5 years of age and even future में जाके there have been some researches and कुछ studies हुई है premature babies and cardiac problems, heart problems भी होते हैं future में जाके. So premature babies are usually weaker than the other crowd. What week is most common to go into labor? So, what week is most common to go into? See, at 37 weeks, after 37 weeks, 6 days, you are early term. So, uske baad you go into term, and then like full term is 39 weeks, के आसपास. And then after 40 to 41 weeks, after 41 weeks, you go into post term. So, best time to deliver a baby is around 39 weeks. Okay, and so that is around the best time. There's no like what is the common, there's nothing like common, but that is the best time, 39 weeks. High risk pregnancy is dangerous for expecting mothers. सी एज आई सेड कि आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि आपको सपोज कि आपका HbA1c जो डायबिटीज में हम टेस्ट करते हैं अगर वो ज्यादा है ठीक है सो देन पता है कि आगे जाके ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा तो व्हाट यू कैन डू इज वेट आपका जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल में लाओ और फिर आप कंसीव करो सो उसकी वजह से आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी के होने के मतलब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के होने के चांस एकदम कम हो जाते हैं. So yes, obviously any high risk pregnancy is dangerous to the baby as well as the mother. But as science has advanced, technologies has they have advanced. So there are diagnostic tools है और treatments है which can control this and prevent this. Only that you be in you go to the your gynac, your OBGYN and जो जिस हिसाब से वो कहते हैं वैसे आप टेस्ट कराए और मेडिकेशन टाइम टू टाइम लो. Okay, last question. Do premature babies have a shorter life expectancy? No, nothing like that. Shorter life expectancy, but as I said, there are some issues, health issues. Not necessarily all premature babies will have that, but definitely they face some issues. But that does not mean shorter life expectancy. There are researches about it again, but there's nothing like preterm babies will live shorter. So the takeaway message is only that know if you or anyone, any of your relative, if anyone is planning a pregnancy or is already pregnant, you need to look for. You need to. It's not like pregnant हो just sit at home. जब delivery होएगी, जब pain आएगा, you go to the doctor. It does not work that way. From day one, you need to be in touch with your gynac and undergo undergo serial sonographies and take medications. Best thing is plan करने के पहले you're below 35 above 35 please go and go for preconception counseling और अपना एक baseline checkup कराए तो and take prenatal vitamins ताकि आगे जाके कोई complications ना होए. So also please download Baby Chakra app and you can use my referral code which is MALLIKA
And you can also contact me on at Dr. Mallika Solanki. That is my Instagram handle. I do I do teleconsultations there. You can also direct message me there. Thank you so much.